वह सूटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबर ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। हॉस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। हॉस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना। जैसे कि फिल्म शुरू होती है, बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वेन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है, जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वेन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है,
वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौवन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह शूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में शूटिश से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसकी काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी। लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वेन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम शूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि शूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से शूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द शूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरवेल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है, जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वेन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में
काम करते हुए नज़र आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सो ट्विस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबर ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है, जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी। लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वेन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जय बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंतरिक्ष मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं, तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें स्नेह सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरवेल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है, जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वेन आखिरी
बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह ट्विस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है, जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी। लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेन बेकेल के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सोसाइटी के रूम में चुना
डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह ट्विस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जीत चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी। लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूप में चुना
में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह शूटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन्य से बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेलर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह शूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में शूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी। लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना। जैसे कि फिल्म शुरू होती है, बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम शूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि शूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से शूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द शूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेन बेकेल के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन
कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सूटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वैन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौभाग्य से बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है। कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर
मजबूर कर देते हैं। हम कोई फ़िल्म देख रहे हैं, दुबले-पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है, जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फ़िल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस रोजर्स के रूप में काम करते हुए नज़र आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह शूटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा, बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौवन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह शूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है, जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। हॉस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में शूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। हॉस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी। लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है। कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंतैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम शूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है, और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं, और हम नहीं जानते कि शूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से शूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द शूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं।
डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरवेल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सूटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है, और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें ग्लोम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सूटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सूटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा।
कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेनी के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह शूटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जीत चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह शूटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में शूटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंतैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मुल्क को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम शूटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि शूटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं, लेकिन उनके तर्क को नहीं।
और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें ग्लोम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डायरेक्टर के रूप में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूप में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मुल्क को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को
क्यों पूरा करेगा गोली मार मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें ग्लोम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरवेल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का कोई किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन्य से बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैबुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए
चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा, गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें ग्लोम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन, चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूप में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूप में लॉरेल बेनी के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौभाग्य से बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है। कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जेब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अधिक शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स
के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें ग्लोम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डायरेक्टर के रूप में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूप में लॉरेल बेरवेल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौवन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसकी काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है। कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की
कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें ग्लोम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डायरेक्टर के रूप में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूप में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस यूजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्ट्रेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुरा गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। हॉस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। हॉस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने जेब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मुल्क को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है।
फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विदो रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरवेल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने जय बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ
जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो, वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विदो रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरवेल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी से अधिक जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन्य से बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है।
बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मोड़ को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो, वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विदो रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेल के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जीत चुका है। अगले राज्य में एक सौभाग्य से बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना। जैसे कि फिल्म शुरू होती है, बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंडरटेकर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी
बिना किसी अधिक शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मोड़ को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो, वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विदो रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डायरेक्टर के रूप में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूप में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूप में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जीत चुका है। अगले राज्य में एक सौबर ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है। कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वेन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है? सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है।
अंत्येष्टि मुफ्त, अंतिम संस्कार मुफ्त, समाधि मुफ्त, ताबूत मुफ्त, फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो, वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विधवा रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जीत चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टलर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है।
बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें। और आखिर में क्या होता है, साइरस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंटार्कटिका मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विदो रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जी चुका है। अगले राज्य में एक सौबन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब बीच से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काठी के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है, कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है, और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे। फिल्म में कोई भावुकता नहीं है। शहर में कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के।
यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें और आखिर में क्या होता है। सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो। वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विदो रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें गुलाम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्य सृष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है। उनके इस तरह के रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ऐसी मूवी में काम किया है, वे उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर उभरी। वह सोटिस्ट में स्क्रीन पर डरता है कि वह मर रहा है, डरता है वह नहीं मारा जाएगा बल्कि डरता है कि वह मर रहा है, जो कि आखिरी चीज़ है जिसके हम उम्मीद की थी कि जॉन वेन का को किरदार अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। यह 1901 में वह अपनी शताब्दी सदी जीत चुका है। अगले राज्य में एक सौवन ने उसे बुरी खबर दी और अब इसे डॉक्टर होस्टेयर के होठों से सुनना चाहता है, जिसे 20 साल पहले एक हिंसक दोपहर के बाद उसे स्वस्थ किया गया था। इसलिए वह सोटिस्ट की सवारी करता है कार्सन सिटी में, जिसके लिए ओल्ड वेस्ट एक शर्मिंदगी बन गया है। सड़कें अभी भी इतनी चौड़ी हैं, खच्चरों की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब 20 से छोटी सी घोड़ा गाड़ी गुजरती है और बिजली अगले साल घोड़े को काम से निकाल देगी। दर्द उसकी पीठ में बहुत गहराई तक है और एक लाल मक्खी कुशन का सवार है जिसे वैशाली से चुराया गया था। यह थोड़ी भी अच्छी नहीं करता है। होस्टेलर हिचकिचाता है और बाहर निकलता है। कैंसर जीने के लिए 2 महीने 6 सप्ताह उससे भी कम समय है। इसी बीच वह चाह सकता है कि उसे कुछ भी ना करने का मन ना करेगा। अपने समय में सोटिस्ट से बहुत से लोगों को गोली मार दी। लीवर अस्पताल में उसके काटे के चमड़ों में जले हुए उन्हें उसका नाम मिलता है। जेबी बुक्स कार्सन सिटी में उसका आगमन तुरंत समाचार बन जाता है। होस्टलर उसे विधवा रोजर्स द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, जो उसे $2 का कमरा दिखाता है। यह ठीक रहेगा। बुक्स मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन सभी बंदूकधारियों की एक ऐसी समस्या थी, लोग उन्हें बिस्तर पर मरने से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे बहुत अच्छी ट्रॉफी बनाते थे। तो यह एक मुश्किल दुविधा है। कुछ हद तक गरिमा के साथ मरना, बीच गोली लगने से बचना, जैसे कि फिल्म शुरू होती है। बुक्स के पास 8 दिन होते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अंत में अपरिहार्य गोलीबारी से पहले वह कितनी सौम्यता और मानवता के साथ इन दिनों को जीता, और जब तक पहले से ही नहीं जान चुके कि जॉन वैन एक अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म स्टार भी है और अपने जैब बुक्स के उनके द्वारा प्रदान किए गए आयामों से आश्चर्यचकित होंगे।
फिल्म में कोई भावुकता नहीं है, शहर में कोई कोई चाहता है कि कमी न मर जाए, सिवाय विधवा रोजर्स और उसके बेटे गोलम के। यहाँ तक कि डॉक्टर हेस्टर को जानते इन बीमारियों के अंत में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। बुक्स को दरवाजे पर रोक देते हैं और उन्हें साफ सलाह देते हैं कि इधर उधर ना देखें, और आखिर में क्या होता है। सैरिस बुक्स के अंत की संभावना में लगभग खुश है। अंट्रैक्टर मुफ्त अंतिम संस्कार, मुफ्त समाधि, मुफ्त ताबूत, मुफ्त फूल, यहाँ तक कि 2 शोक सभाएं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देता है। बुक्स कहते हैं कि तुम कमीने मेरे साथ वहीं रहना चाहते हो जहाँ जॉन वेस्ली हार्डिन के साथ किया था। मुझे बाहर ले जाओ और राज्य के हर मूर्ख को $1 प्रति व्यक्ति बच्चे की आधी कीमत पर मेरे सामने से गुजरने, फिर मुझे एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दो, वह सही है। फिर भी मानवीय संपर्क की शुरुआत स्थापित करने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। विदो रोजर्स को पहले से एक हत्यारे ने अपनी पेइंग गेस्ट के रूम में पाकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उन्हें इसने सम्मान बढ़ता है। उसका बच्चा गुलाम सोटिस्ट उसके घोड़े को ठगने की कोशिश करते हुए हीरो पूजा का मामला बनता है, और विवेन को बुक्स के रूप में फिल्म के मुख्य केंद्र में वह मरने से पहले एक अखबार में शुरू से अंत तक पढ़ने की कसम खाता है और अपने परिवार को मीटिंग में जाने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए भेज देता है। और वह 3 पुराने कार्सन सिटी दुश्मनों को सोमवार सुबह 11 बजे सैलून में मिलने के लिए चुनौती दे देता है कि वह उससे मिलने आ जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। यहीं पर फिल्म ठीक काम नहीं करती। तीनों दुश्मनों को मुश्किल से जानते हैं और हम नहीं जानते कि सोटिस्ट की इच्छा को क्यों पूरा करेगा गोलीबार में मर जाए। हम उनके तर्क को समझते हैं लेकिन उनके तर्क को नहीं। और फिल्म का अंतिम दृश्य जिसमें ग्लोम रोजर्स प्रतीकात्मक रूप से सोटिस्ट के जूते में कदम रखता है, वास्तविक होने के लिए बहुत थोड़ा साफ सुथरा है। पश्चिमी फिल्मों को शायद टकराव, गोलीबारी और वीरता के साथ इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन द सोटिस्ट को पहले आए शांत दृश्य के लिए याद किया जाएगा। कलाकार बेहतरीन चूंकि वे विषय वस्तु को समझते हैं और उनकी सहानुभूति रखते हैं। डॉक्टर के रूम में जेम्स स्टीवर्ट की विधवा के रूम में लॉरेल बेरल वेन के ऐसे दृश्य निभाते हैं जो हमें भूल जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, दुबले पतले बूढ़े जॉन कैडाइन जीवन पर एक अंत्य स्टॉप कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक अंत्येष्टि के रूम में चुना। डॉन सीगल निर्देशन में संवेदनशीलता दिखाई देती है जिसकी हम डार्टी हैरी जैसी फिल्मों में के बाद उम्मीद नहीं थी। और देखिए, जॉन वैन आखिरी बार लॉरेन बेकेल से गुड डे मिस योजर्स के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक शानदार वाली बात बन जाती है।